हेलो स्टूडेंट, दिस इज आकाश शर्मा और मैथ्स में आपका टॉपिक चल रहा है व्रत। सर्कल के बारे में पिछली कक्षा में अच्छे से पढ़ चुके हैं। आइए इस कक्षा में समान जीवाएं और उनकी केंद्र से दूरियों के बारे में अच्छे से पढ़ते हैं कि समान जीवाएं क्या होती हैं, कि एक समान आकृति वाली जीवाएं कौन सी हैं और उनके केंद्र से दूरियां कितनी हैं। इसके बारे में अच्छे से पढ़ते हैं। अब देखिए, समान जीवाएं और उनकी केंद्र से दूरियां क्या हो गई। एक व्रत में असंख्य जीवाएं हो सकती हैं। अगर आप एक व्रत बनाते हैं इस प्रकार, ये आपका केंद्र हो गया, केंद्र से होकर जाने वाली तो आपकी क्या हो जाती है, व्यास हो जाता है। क्या हो जाता है, व्यास। अब क्या कहते हैं कि एक व्रत में असंख्य जीवाएं बना सकते हैं। तो जीवा आपकी ये भी हो सकती है, इस प्रकार भी हो सकती है, यहाँ से ये हो सकती है, ये भी हो सकती है, ये इस प्रकार। तो असंख्य आप कितनी भी जीवाएं इस प्रकार से क्रिएट कर सकते हैं। यहाँ भी बना सकते हैं, ये इस प्रकार से, ये भी जीवा हो गई आपकी, ये भी आपकी जीवाएं हो गई सारी। तो एक बिंदु से दूसरे बिंदु को जोड़ने वाली जो हो गई हमारी, ये क्या हो गई, जीवाएं हो गई। तो असंख्य जीवाएं हम बना सकते हैं जिनकी संख्या क्या हो, बहुत सारी हो। आप एक व्रत में जीवाएं खींचकर जांच कर सकते हैं कि लंबी जीवा छोटी जीवा की तुलना में केंद्र से निकटतम होती है। इसकी आप विभिन्न लंबाई की जीवाएं खींचकर तथा उनकी केंद्र से दूरियां मापकर जांच सकते हैं। हम क्या कर सकते हैं कि विभिन्न प्रकार की दूरियां मापकर और उनकी केंद्र से दूरी को जांच सकते हैं। व्यास जो व्रत की सबसे बड़ी जीवा है, अगर आपका ये व्रत है और ये केंद्र बिंदु है तो व्यास भी क्या हो गया, एक सबसे बड़ी जीवा है। व्यास क्या हो गई, सबसे बड़ी जीवा, सबसे बड़ी जीवा की केंद्र से क्या दूरी है। तो केंद्र से क्या दूरी होगी, तो जो केंद्र से इसकी दूरी होती है उसको क्या बोलते हैं हम, त्रिज्या। क्या बोलते हैं, त्रिज्या। अतः इसकी दूरी 0 है। कितनी है, 0 है। अब नोट देखिए, एक बिंदु से एक रेखा पर लंब की लंबाई रेखा की बिंदु से दूरी होती है। ये बात आपको क्लियरिटी से समझ में आई कि बिंदु से एक रेखा पर लंब की जो लंबाई है वो बिंदु से दूरी होती है। ये बात आपकी क्लियरिटी समझ में आई। नेक्स्ट देखिए, आपको क्वेश्चन प्रमेय नंबर 8.10.8 दिया गया है। एक चाप द्वारा केंद्र पर अंतरित कोण वृत्त के शेष भाग के किसी बिंदु पर अंतरित कोण का दुगुना होता है। ये वाली बात आपको क्लियर हुई कि कोई भी अंतरित वृत्त है और शेष भाग के किसी बिंदु पर अंतरित कोण का दुगुना होता है। ये बात हमें क्लियरिटी समझ में आई। अब उत्पत्ति देखिए, एक वृत्त का चाप PQ दिया है जो केंद्र O पर और त्रिभुज POQ तथा वृत्त के शेष भाग के एक बिंदु A पर त्रिभुज PAQ अंतरित करता है। हमें सिद्ध करना है कि त्रिभुज POQ इजिकल टू दुगुना है किसका, PAQ का। ये बात आपको समझ में आई। अब देखिए, APQ, ये आ गया आपका B, ये आ गया आपका O, ये भी PAQ आ गया, PAQ, और एक आ गया आपका O, और ये यहाँ तक आ गया आपका B। ये आ गया फर्स्ट पॉइंट, ये आपका आ गया सेकंड, और ये आ गया आपका थर्ड। इसमें भी PAQ आप लेंगे। ये भी क्या हो गया, आप O से दूरी इसकी आ गई और आपका एक ये चतुर्भुज इसमें बन गया। अब देखिए क्या आ गया, B, और ये आ गया आपका O। ये वाली बात क्लियर हुई। अब देखिए इस प्रकार यहाँ भी एक दो त्रिभुज अगर हम बनाएंगे तो दो त्रिभुज का निर्माण यहाँ से हो जाएगा। ये भी एक चतुर्भुज आपको दिया गया है वृत्त के अंदर। अब देखिए यहाँ से आपको क्या सिद्ध करना है कि आपका POQ, देख सकते हैं POQ, ये इसमें आपको दिया गया है, यहाँ भी आपको POQ दिया गया है और दुगुना है PAQ का। PAQ का मीन्स क्या हुआ, अगर आपका ये क्या है 140 डिग्री तो ये आपका 70 डिग्री होगा। ठीक है। अब इसी प्रकार यहाँ पे और इसी प्रकार यहाँ से PAQ आपका क्या होगा, ये दुगना होगा PAQ, तो PAQ दुगना होगा POQ का। ये बात आपको क्लियरिटी समझ में आई, PAQ का दुगना।
तो पी ओ क्यू, अगर ये आपका क्या है 140 डिग्री, तो ये भी आपका क्या होगा 70 डिग्री। ये बात आपको क्लियर हुई कि आपका पी ओ क्यू इज इक्वल टू दुगना है पी ए क्यू का। ये बात आपकी अच्छे समझ में आई। हम नेक्स्ट देखिए, आकृति 10.28 में दी गई 3 विभिन्न स्थितियों का विचार कीजिए। नंबर 1 क्या है, में पी क्यू लघु है। नंबर 2 में क्या है, चाप पर पी क्यू अर्धवृत्त है। तथा थर्ड क्या है, में चाप पी क्यू दीर्घ है। ये बात आपको समझ में आई। आइए हम ए ओ को मिलाकर एक बिंदु पी तक बढ़ाएं। कहाँ तक बढ़ाएंगे, बी तक बढ़ाएंगे। अब सभी स्थितियों को हम अच्छे से देखेंगे। अब ए ओ को बिंदु कहाँ तक मिलाया हमने, बी तक बढ़ाया है, और सबको हम क्या देखेंगे, अच्छे से देखेंगे। अब देखेंगे क्या, बी ओ क्यू इज इक्वल टू ओ ए क्यू प्लस ए क्यू ओ। ये बात आपकी समझ में आई। अब देखिए, क्योंकि त्रिभुज का बहिष्कोण उनके सम्मुख कोणों, उनके 2 अभिमुख अंतः कोणों के योग के बराबर होता है। तो त्रिभुज का जो बहिष्कोण है, मतलब बाह्य वाला कोण है, वो उसके 2 अभिमुख अंतः कोण, जो अंदर वाले कोण होते हैं, उसके बराबर होता है। साथ ही त्रिभुज ओ ए क्यू में, ओ ए क्यू में हम देखेंगे कि ओ ए बराबर होता है आपका किसका, ओ क्यू के। क्या है, एक ही वृत्त की क्या हो गई है हमारी त्रिज्याएं, एक ही वृत्त की त्रिज्याएं। अब त्रिभुज ओ ए क्यू बराबर है त्रिभुज ए क्यू ओ के। त्रिभुज ओ ए क्यू बराबर है त्रिभुज ए क्यू ओ के। ये बात आपकी क्लियर हुई, अच्छे से समझ में आई। अब नेक्स्ट देखते हैं। अब देखिए, इससे हमें क्या प्राप्त होता है, इससे हमें प्राप्त होता है क्या, बी ओ क्यू बराबर दुगना है ओ ए क्यू का। समीकरण नंबर आ गया आपका 1। इसी प्रकार बी ओ पी बराबर है दुगना है आपका ओ ए पी का। समीकरण नंबर 2 आ गया आपका। समीकरण नंबर 1 और 2 से आप देखेंगे कि बी ओ पी प्लस बी ओ क्यू बराबर है दुगना ओ ए पी प्लस ओ ए क्यू का। अब पी ओ क्यू बराबर है और दुगना है पी ए क्यू का। यह आ गया आपका समीकरण नंबर 3। स्थिति 3 के लिए आप देखेंगे, जहां पी क्यू दीर्घचाप है। कैसा है, पी क्यू दीर्घचाप है, और 3 के स्थान पर क्या लेंगे कि प्रतिवर्ती कोण पी ओ क्यू इज इक्वल टू 2 गुना है पी ए क्यू का। ये बात आपको अच्छे समझ में आई कि पी ओ क्यू दुगना है पी ए क्यू का। यहाँ तक आपका कॉन्सेप्ट समझ में आया। अब देखिए नेक्स्ट टॉपिक, अब प्रमेय 10.9। एक ही वृत्तखंड के कोण बराबर होते हैं। कि एक ही वृत्तखंड में बने हुए कोण कैसे होंगे, आपके इक्वल होंगे, बराबर होंगे। आइए अब इस प्रमेय 10.8 की स्थिति सेकंड की अलग से विवेचना करें, अलग से इसको समझते हैं, इसके बारे में एक्सप्लेनेशन करते हैं। यहाँ त्रिभुज पी ए क्यू उस वृत्तखंड का एक कोण है जो अर्धवृत्त है। साथ ही पी ए क्यू बराबर 1/2 पी ओ क्यू है, और 1/2 इंटू 180 डिग्री इज इक्वल टू 90 डिग्री। यदि आप कोई और बिंदु सी अर्धवृत्त पर लें, किस पर लें, अर्धवृत्त पर, तो आप पाते हैं कि क्या पाते हैं कि पी सी क्यू इज इक्वल टू 90 डिग्री। यदि आप कहते हैं कि कोई भी बिंदु आपका अर्धवृत्त पर लें, कोई भी अर्धवृत्त पर अगर आप बिंदु लेते हैं, तो आपको पाते हैं कि जो पी सी क्यू है आपका क्या आ जाएगा, 90 डिग्री आपका आ जाएगा समकोण। ये बात आपकी क्लियर हुई। अब नेक्स्ट, अब प्रमेय दी गई है आपको 10.10। यदि 2 बिंदुओं को मिलाने वाला रेखाखंड उसको अंतर्वृष्ट करने वाली रेखा के एक और स्थित 2 अन्य बिंदुओं पर समान कोण अंतरित करे, तो चारों बिंदु एक वृत्त पर स्थित होते हैं। अब देखिए, अर्थात ये चक्रीय होते हैं। आप इस कथन की सत्यता निम्न प्रकार से देख सकते हैं। कैसे, आकृति 10.30 में ए बी क्या है, एक रेखाखंड है। ए बी क्या है, एक रेखाखंड है, रेखाखंड जो 2 बिंदुओं सी और डी पर समान कोण अंतरित करता है। जो सी और डी पर, ये देखिए, ये 2 जो कोण हैं ये एक ही त्रिज्याखंड से निकले हुए हैं,
और ये क्या है, दोनों बराबर है। जहाँ सी और डी क्या है, समान कोण अंतरित करता है, अर्थात त्रिभुज ए सी बी बराबर है ए डी बी सी के। अब देखिए ए सी बी आपका ये वाला आ गया, और आपका ए डी बी आपका आ गया ये वाला। तो त्रिभुज ए सी बी बराबर है त्रिभुज ए डी बी के। ये बात आपको समझ में आई। यह दर्शाने के लिए कि बिंदु ए बी सी और डी एक वृत्त पर स्थित हैं, बिंदुओं ए सी और बी से जाने वाला एक वृत्त खींचिए और मान लीजिए कि वह डी से होकर नहीं जाता है। तब वह ए डी अर्थात बढ़ी हुई ए डी को एक बिंदु ई अर्थात ई पर काटेगा। अब देखिए ई पर, यहाँ पर काटा है इसने, कहाँ पर काटेगा, ई पर काटेगा। यदि बिंदु ए सी ई और बी एक वृत्त पर स्थित हैं तो क्या होगा आपका, ए सी बी बराबर है ए ई बी के। हम देख लेते हैं कि ए सी बी आपका ये आ गया और ए ई बी ये आ गया आपका। ये बात समझ में आई। और आगे देखिए, परंतु दिया गया है कि त्रिभुज ए सी बी बराबर है त्रिभुज ए डी बी के। तो त्रिभुज ए सी बी बराबर है ए डी बी के, ये आ गया आपका। और ए ई बी बराबर है ए डी बी के। ए ई बी ई आपका ये रहा, ए ई बराबर है ए डी बी के। यह तब तक संभव नहीं है जब तक ई डी के संपाती ना हो, क्योंकि इसी प्रकार ई और आपका डी के संपाती होना चाहिए। मीन्स क्या है कि आपका ई और डी दोनों के इक्वल ये होना चाहिए। किस प्रकार हम इसको लेंगे, अब देखिए। अब आता है चक्रीय चतुर्भुज। क्या आता है, चक्रीय चतुर्भुज। एक चतुर्भुज ABCD चक्रीय कहलाता है। कैसे कहलाता है, चक्रीय कहलाता है। यदि इसके चारों शीर्ष एक वृत्त पर स्थित होते हैं तो क्या है, इन चतुर्भुजों में आप एक विशेष गुण पाएंगे। क्या पाएंगे कि अलग अलग भुजाओं वाले कई चक्रीय चतुर्भुज खींचिए। तो हमने A, B, C और D अलग अलग भुजाओं वाले बनाए हैं और प्रत्येक का नाम ABCD को रख दिया है हमने, ABCD। इसको विभिन्न त्रिभुजों त्रिज्याओं के साथ ही खींचकर तथा प्रत्येक पर 4 बिंदु लेकर किया जा सकता है। अब सम्मुख में देखेंगे प्रमेय 10.11। चक्रीय चतुर्भुज के सम्मुख कोणों के प्रत्येक युग्म का योग क्या होता है, 180 डिग्री होता है। वास्तव में इस प्रमेय का विलोम, जिसका कथन इस प्रकार से है, भी सत्य है। प्रमेय 10.12 यदि किसी चतुर्भुज के सम्मुख कोण के एक युग्म का योग 180 डिग्री हो, ऐसा हो 180 डिग्री हो, तो चक्रीय चतुर्भुज कहलाता है हमारा। तो इनका मान क्या हो गया, आपके सम्मुख कोण होगा 180 डिग्री। तो क्या कहलाएगा हमारा ये, चक्रीय चतुर्भुज। चक्रीय चतुर्भुज। ये बात आपको क्लियर हुई। अब देखिए, आपको उदाहरण नंबर 3 दिया गया है। आकृति 10.32 में AB वृत्त का व्यास है, CD वृत्त त्रिज्या के बराबर एक जीवा है। AC और BD को बढ़ाए जाने पर बिंदु E पर मिलती है। सिद्ध कीजिए कि त्रिभुज AEB बराबर है 60 डिग्री। अब OC और OD और BC को मिलाइए। अब देखिए हमने क्या किया, OC, OD और क्या है आपका BC, B से लेकर C तक आपने इसको मिला दिया। अब A, B, E इस प्रकार आ गया आपका। अब देखिए, त्रिभुज ODC में एक संभव त्रिभुज है जिसमें COD क्या है 60 डिग्री, CBD क्या है 1/2 COD प्रमेय 10.8 और CBD क्या है 30 डिग्री और ACB क्या है 90 डिग्री और ACE क्या है 180 डिग्री माइनस ACB क्या है 90 डिग्री, जिससे आपको CEB इजिकल टू 90 डिग्री माइनस 30 डिग्री क्या हो गया 60 डिग्री। अर्थात AEB बराबर क्या हो गया आपका 60 डिग्री प्राप्त होता है। AEB आपका 60 डिग्री प्राप्त होता है। ये बात आपको अच्छे से क्लियर हो गई।
अब देखिए उदाहरण नंबर आपको दिया गया है 4। आकृति 10.33 में ABCD एक चक्रीय चतुर्भुज है जिसमें AC और BD क्या है, विकर्ण है। अब देखिए BD और AC क्या है, ये विकर्ण दिए गए हैं। जिसमें BAC क्या है 45 डिग्री, BAC ये क्या है आपका 45 डिग्री, और BCD ज्ञात कीजिए। अब CAD बराबर क्या है, DBC क्या है 55 डिग्री, CAD ये आ गया CAD, ये वाला जो कोण आ गया आपका आ गया 55 डिग्री। अब दोनों को हमने जोड़ लिया, DAB का मान क्या आ गया आपका 100 और DAB प्लस BCD क्या आ गया 180 डिग्री। 180 डिग्री माइनस 100 तो आ गया 80 डिग्री। तो BCD क्या आ गया 180 डिग्री माइनस 100 डिग्री, ये आ गया 80 डिग्री। ये बात आपको क्लियर हुई, ये आ गया आपका आंसर। अब नेक्स्ट देखिए उदाहरण नंबर 5 दिया गया है आपको। दो बिंदु A तथा B पर प्रतिच्छेद करते हैं। AD और AC दोनों वृत्त के व्यास हैं। अब देखिए आकृति 10.34 सिद्ध कीजिए कि B रेखाखंड DC पर स्थित है। तो आपको दी गए हैं इस प्रकार, AB आपको दिया गया है और ये आपको एक कोण दिया गया। अब AB को मिला दिया हमने। अब देखिए ABD क्या है 90 डिग्री अर्धवृत्त का कोण, ABC क्या है 90 डिग्री अर्धवृत्त का कोण, और ABD और ABC क्या है 90 प्लस 90 क्या गया 180 डिग्री। तो DAB एक रेखा है, अर्थात D रेखाखंड DC पर स्थित है। अब देखिए 6 दिया गया है, सिद्ध कीजिए कि किसी चतुर्भुज के अंतःकोण समद्विभाजक से बना चतुर्भुज यदि समबाहु चक्रीय होता है। अब देखिए आपको A B C D दिया गया है, यहाँ आपको E F G H बिंदु दिए गए हैं, और इसमें देखिए ABCD चतुर्भुज है, अंतःकोण ABCD क्रमशः कोण समद्विभाजक AHB FCF और DH एक समद्विभाजक EFGH बनाते हैं। अब EEGF बराबर क्या है 180 डिग्री माइनस EAB और EBA। अब हमने पूरा प्रोसेस यहाँ लिख दिया, पूरा फार्मूला 180 डिग्री में से सारा माइनस कर दिया, 180 डिग्री माइनस 1/2 C प्लस D, और ये हमने पूरा फार्मूला यहाँ पर रख दिया। तो 180 यहाँ गया 30 360 डिग्री माइनस 1 और ABCD माइनस करके हमारा आ गया ये। तो प्रमेय ये क्या है, एक चक्रीय चतुर्भुज आपका क्या हो गया, प्रूव्ड हो गया। तो आज हमने क्या सीखा, हमने सीखा कि हम किस प्रकार चक्रीय चतुर्भुज के बारे में अच्छे से पढ़ चुके हैं और उसके बेस हमने क्वेश्चनों को भी किया है और चक्रीय चतुर्भुज के बारे में अच्छे से हमने ज्ञान प्राप्त किया। आगे का हम नेक्स्ट क्लास में करते हैं। आज के लिए थैंक यू।